यार दिन प्रतिदिन डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में तो चीजें बुरी से बुरी और ज्यादा बुरी होती हुई चली जा रही हैं। तो इस हफ्ते का जो स्मैकडाउन का एपिसोड था उसकी जो टोटल अटेंडेंस थी, जो टिकट्स बेचे गए थे, वो थी 6200, जो कि अगर आप देखोगे तो वैसे कोई बहुत ज्यादा बुरा है नहीं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू के किसी जमाने में 2,500-3,000 के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड्स के लिए भी शोज बिकते थे, बस इतने लोग देखने के लिए वहां पे आते थे। लेकिन अभी इसी साल डब्ल्यूडब्ल्यू का सेम जगह से जो शो हुआ था 19 मई का मंडे नाइट रॉ का, उसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने 10,000 टिकट्स बेची थी। तो अगर आप उससे कंपेयर करोगे तो सीधा जो टिकट्स है वो आधे हो चुके हैं। और आप याद करना, मैंने हर बार जब भी टीवी रेटिंग्स की बात करी तो मैंने ये बोला था कि अब मैट्रिक काफी चेंज हो गए हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू की अटेंडेंस के ऊपर अब वो ज्यादा खेलते हैं और उनकी बेटर आती है। लेकिन अब वो भी सीन वैसा नजर आ नहीं रहा। और ये जो इस हफ्ते का स्मैकडाउन का एपिसोड रहा, केज मैच करके एक वेबसाइट है जिसको लोग थोड़ा हाईली रेट करते हैं, मैंने तो वैसे कभी इसको भाव दिया नहीं, क्योंकि इनके जो जो भी है इनका हिसाब किताब वो सही लगता नहीं है मेरे को। वो काफी ज्यादा सैंपल साइज भी उनका छोटा होता है। लेकिन इस हफ्ते की स्मैकडाउन को इन्होंने सिर्फ 2 स्टार की रेटिंग दी है, और बहुत सारे लोगों ने मेजोरिटी में जो इसे वोट किया है वो या तो 0 के स्टार के लिए था या फिर 1 स्टार के लिए था। और इतना ही नहीं, मैं आपको एक ट्वीट भी दिखाता हूँ जिसके ऊपर देखो लोगों ने काफी ज्यादा एंगेज भी किया है। यहाँ पे सीएम पंक का वो उल्टी करने वाला, प्यूक करने वाला जो प्रोमो है वो मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पे लिखा जा रहा है कि 60% अरीना खाली है, रे फिनिक्स और टाला टोंगा का मैच हो रहा है, जेड कार्गिल का ऐसा प्रोमो, रैंडी ओर्टन कोई अपीयरेंस नहीं है, वही सेम लेम वाली एंडिंग जो है ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स की है। तो ऐसे करके भी जो इंटरनेट पे क्रिटिसिज्म है वो तो कंटिन्यू ही चल रहा है। और फिर एक मेरे पास ग्राफिक भी आया जिसमें आप देख सकते हो भाई स्मैकडाउन के जो नंबर्स हैं वो कैसे घटे हैं ये अगस्त के महीने से अब तक अक्टूबर में आने आने तक। तो भाई यहाँ पे देखो 1.5 मिलियन पहले चल रहा था, उसके बाद ये 1.2 मिलियन के अराउंड आए, फिर 1 मिलियन पे आए, और इस हफ्ते का स्मैकडाउन का तो फिर आपको पता ही है वो कंपटीशन भी था, वो जो भी था उसकी वजह से ये 1 मिलियन से नीचे ही चले गए हैं। तो अगर आप सारे भी मैट्रिक मिला के देख लोगे तो अब इस पॉइंट पे कोई ये नहीं कह सकता कि डब्ल्यूडब्ल्यू, वैसे तो कह भी रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू का जो बूम पीरियड है अब वो खत्म हो चुका है। अब डब्ल्यूडब्ल्यू को इन नंबर्स को ज्यादा बोस्ट करने की जरूरत है नहीं। और आप नोटिस भी करना, ट्रिपल एच का कोई ट्वीट आ नहीं रहा जहां पे वो कह रहे थे कि भैया सारे के सारे शोज हमारे सोल्ड आउट हो रहे हैं। तो नोटिस में तो देखो चीजें आ रही हैं। और इसी के साथ वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। और देखो विंस मैकमैन की जब हम बात करते हैं ना, तो उनको लेके लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, कोई इनको पसंद करेगा, कोई इनको नापसंद करेगा। उनकी रेसलिंग वाली चीज़ों के लिए उनको लोग पसंद करते हैं, उनकी रेसलिंग से अलग वाली चीज़ों के लिए ऑब्वियसली उनको नापसंद ही करना चाहिए। लेकिन अभी क्या हुआ, मार्क शपीरो जो कि टीकेओ के प्रेसिडेंट हैं, वो कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं कि उनको भी नहीं पता कि वो क्या बातें बोल रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला, वो एक तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू की लेगेसी के बारे में बता रहे होते हैं कि कैसे कितने सारे शोज सब कुछ पहले के थे, लेकिन अब हम न्यू चीज़ें, नए शोज हम लेके आना चाह रहे हैं। जैसे उन्होंने बोला कि हमने क्रिएट किया है नया रेसल पलूजा। अब शायद मार्क शपीरो को यह भी नहीं पता कि रेसल पलूजा पहले के ज़माने में ही प्रोफेशनल रेसलिंग में एक इवेंट का नेम हुआ करता था। तो वो अपने, क्योंकि अब टीकेओ में आ चुके हैं ये, तो वो अभी अपने करंट जो भी उनका विजन है उसके हिसाब से अपनी नई आईपीज क्रिएट करना चाहते हैं। और विंस मैकमैन की चीज़ों को जो है या तो रिटायर करना चाहते हैं बोल दो, या फिर बोलना चाहते हैं कि विंस मैकमैन की लेगेसी के ऊपर अब वो अपना कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, जो कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस को ऐसे करके सर्व करें कि देखो ये चीज़ हमारी क्रिएशन है। अब जब ये बात सामने आई ना, तो लोगों ने यही पूछा कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो बना के दिखा दो दूसरी रेसलमेनिया, बना के दिखा दो सर्वाइवर सीरीज, बना के दिखा दो दूसरा कोई समर स्लैम, या फिर बना के दिखा दो तुम रॉयल रंबल। तो ऐसे ऐसे करके फिर लोग जो है यहाँ पे विंस मैकमैन के डिफेंस में उतरे हैं। और ट्विटर पे स्पेशली अगर विंस मैकमैन के डिफेंस में आपको चीज़ें बोलते हुए दिख रहे हैं फैंस, तो इसका मतलब कि जिसके अगेंस्ट में वो ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं उसने ऐसी कुछ बात बोली है जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। तो ऐसे में तो देखो विंस मैकमैन को ना पसंद करने वाले लोगों की भी जल गई है बात सुन के। स्पेशली एक तो टीकेओ को लेके लोगों का जो इस समय यहाँ पे वो बना हुआ है, क्या जिस वे में वो उनके बारे में सोचते हैं। इवन बहुत सारे लोग विंस मैकमैन को अप्रिशिएट कर रहे हैं वहाँ पे कि एटलीस्ट विंस मैकमैन ने फैमिलीज के बारे में सोचा था, टिकट के जो प्राइसेस है वो कम थे और इतना ज़्यादा बिजनेस सेंट्रिक जो प्रोडक्ट है वो नहीं था। बट ये तो खैर अब चेंज हो ही चुका है, इसको तो हमें देखते हुए 1-2 साल भी हो चुके हैं। चलो जॉन सीना के फेयरवेल टूर की बात कर लेते हैं फिर से। तो जॉन सीना की फेयरवेल टूर के बारे में पता नहीं हर कोई बंदा अपने अपने ओपिनियन देते रहता है, और ऐसे ऐसे ओपिनियन देता है कि सुन के लगता है कि भाई ये तो डब्ल्यूडब्ल्यू ना ही करे तो ज़्यादा ही बेटर है। तो मार्क हेनरी ने बोला
कि जो लास्ट अपोनेंट होना चाहिए ये जो जॉन सीना को फेस करेगा वो होने चाहिए जो हेनरी। और उन्होंने बोला कि उनको ओवर भी हो जाना चाहिए जॉन सीना के सामने। तो पता नहीं भाई ये कैसे ही पिच थी, लेकिन वो जो एक एज और जॉन सीना के मैच के बारे में बहुत ज़्यादा रूमर्स आ रहे थे, तो भाई एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि WWE ने किसी भी पॉइंट पे इस आइडिया को डिस्कस किया ही नहीं था। ये सिर्फ सोशल मीडिया पर चीज़ें बन रही थी, और WWE ने भी वो जो पूरी स्टोरी डाली थी एज और जॉन सीना की, उसका इस चीज़ से कोई भी लिंक नहीं है। वो तो WWE अपना जो प्रोडक्ट है, अपना जो कंटेंट है रेगुलर जैसे वो डालते हैं वैसे ही वो डाल रहे थे, उसका ऐसा कोई लिंक था नहीं। तो भाई अगर आपके सपने अपने संजोए हुए थे एज वर्सेस जॉन सीना के मैच के, तो अब आपको जो है उन पे ताला मार के बंद कर देना चाहिए। फिर जॉन सीना के पिताजी क्या कहते हैं कि जॉन सीना का फाइनल अपोनेंट कौन होना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि पहले तो जॉन सीना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीते डोमिनिक मिस्टीरियो से, और उसके बाद जो आखिरी मैच हो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में वो उनका फिर से हो डोमिनिक और जॉन सीना का, और वहाँ पे फिर डोमिनिक मिस्टीरियो हरा दे जॉन सीना को। तो ऐसे करके ये कैरेक्टर के लिए भी बढ़िया हो जाएगा डोमिनिक मिस्टीरियो के, और मेरा बेटर तो रिटायर हो ही रहा। तो ये पिताजी की बात अब बोली गई है, पिताजी की बात के अगेंस्ट आप क्या ही जा सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली ये चीज़ होने नहीं वाली, क्योंकि या हो भी सकती है, कुछ कह नहीं सकते, बट अभी ऐसा कुछ रिपोर्ट्स में नहीं आया। और डोमिनिक के बारे में बात चली रही है भाई, तो उनके 200 दिन अब हो चुके हैं एज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। तो उनके इस रेन के बारे में आप अपने एक्सपर्ट ओपिनियन क्या देना चाहते हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हम बात करते हैं रैंडी ओर्टन के बारे में। तो देखो कल स्मैकडाउन के रिव्यू में मैंने अपनी सारी जो बातें हैं, वो जो भी मेरे को फीलिंग हुई स्मैकडाउन को देखे, वो सब मैंने बोला, और उसमें मैंने कुछ कमेंट देखे जहाँ पे ऐसे बोला जा रहा है कि यार नहीं, इतना भी WWE का शो कोई बुरा नहीं है, WWE का शो ठीक ही चल रहा है, 2019 को कंपेयर कर रहे हैं। मैं कंपैरिजन वाली चीज़ के ऊपर तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और सबसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि रैंडी ओर्टन को लेके क्या किसी का कोई डिफेंस हो सकता है ट्रिपल एच के लिए, मतलब ट्रिपल एच को कोई डिफेंड कर सकता है क्या कि रैंडी ओर्टन के साथ क्या चल रहा है? अगर डिफेंस ये है कि रुको रुको सही मौके का वेट करो, तो मुझे ये बता दो कि ऐसा कौन सा मौका होता है जिसको आने में 2 साल लग जाएंगे? क्योंकि 2023 के सर्वाइवर सीरीज में सीएम पंक तब आया था, और तब से लेकर सोचो उसने अब तक क्या कर दिया है। और वहीं आप रैंडी ओर्टन को देखो, जिनको स्पॉटलाइट में डाला तब जब जॉन सीना के साथ उनको मैच देना था। तो क्या मतलब हो सकता है ऐसा? अगर चलो ट्रिपल एच के दिमाग में घुस के भी सोचें, तो क्या लगता है आपको कि ट्रिपल एच क्या सोच रहे हैं रैंडी ओर्टन के बारे में? या फिर हमको ये मान लेना चाहिए कि रैंडी ओर्टन का WWE करियर अब खत्म है और अब उनको आगे कोई सीरियसली लेने नहीं वाला, जैसे हमने काफ़ी सारे सुपरस्टार्स के साथ होते हुए देखा है, केन के साथ होते हुए देखा है, बिग शो के साथ होते हुए देखा है, क्रिस जेरिको भी शायद मैं क्रिस जेरिको तो नहीं, आई थिंक केन और बिग शो सही एग्जांपल रहेंगे कि हाँ लास्ट में उनके साथ WWE ने कभी कुछ सही किया ही नहीं। तो क्या अब उसी श्रेणी में हमको रैंडी ओर्टन को भी डाल देना चाहिए? या फिर डिफेंस में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या बोला जा सकता है ट्रिपल एच के? तो ये तो भाई रैंडी ओर्टन को लेके है सीन। वहीं ड्रू मैकिंटायर के लिए बहुत सिमिलर सही है। सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि WWE ने एक वीडियो भी रिलीज़ की है जहाँ पे बैक स्टेज ये लड़ रहे हैं, बॉबी रूड यहाँ पे हैं, निक ऑल्डिस यहाँ पे हैं, तो उनके साथ ऐसे गुस्सा बोल रहे हैं, और गाली वाली भी भाई उन्होंने दे दी। और ड्रू मैकिंटायर थोड़े गुस्से में और हंसी के साथ ही वहाँ पे निकले। पता नहीं यार ये ड्रू मैकिंटायर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि उनको बिल्कुल पागल आदमी नहीं दिखा रहा, जबकि उन्हें वो दिखाना चाहिए था। लेकिन अब स्टोरी लाइन में अगर देखें तो ड्रू मैकिंटायर को सस्पेंड कर दिया गया है। अब इस सस्पेंशन के मतलब क्या निकाले जा सकते हैं? तो देखो, कहीं तो अभी कुछ महीने पहले की बात है, ये पता चला था कि एक मूवी के लिए जाने वाले हैं ड्रू मैकिंटायर। मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है कि क्या ये छुट्टी उसके लिए है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप एक मैच बनता हुआ देख रहे हो यहाँ पे, जो कि WWE डायरेक्शन दे सकती है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। एलिस्टर ब्लैक ऑलरेडी कोडी रोड्स को फेस कर चुके हैं, ड्रू मैकिंटायर को तो वो चैंपियनशिप चाहिए ही, और डेमन प्रीस्ट भी जो कि ट्रिपल एच के पसंदीदा आदमी है, वो भी आपको इस मिक्स में दिख रहे हैं। तो शायद यहाँ पे एक फेटल 4-वे मैच होने की पॉसिबिलिटी है। कहाँ पे, कैसे, कब, क्या इसका प्लान भी है या नहीं, उसके बारे में कोई खास देखो ऐसी रिपोर्ट निकल के आई नहीं, लेकिन ये एक आइडिया हो सकता है जिस डायरेक्शन में आगे WWE जाए। बट एक चीज़ जो यहाँ से दिख रही है वो ये है कि ड्रू मैकिंटायर को अभी भी इन्होंने इस टाइटल सीन से बाहर निकाला नहीं। और मैंने बोला था कि अगर ड्रू मैकिंटायर अभी भी टाइटल सीन से बाहर नहीं जाते तो फिर क्या WWE इनको दोबारा से हरवाएगी? तो भाई ड्रू मैकिंटायर और अकीरा टोजावा में कोई डिफरेंस बचा ही नहीं, और शायद WWE कुछ सोच रही है ड्रू मैकिंटायर को लेके फाइनली। तो सबसे पहले WWE ने एक पूरी वीडियो प्लेलिस्ट निकाली अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे ये वही मूवमेंट्स है जितनी बार भी ड्रू मैकिंटायर स्क्रू हुए थे, और
WWE स्टोरी लाइन के ऊपर सही में खेल रही है। मतलब अब तक तो ये बात सिर्फ फैंस बोल रहे थे, लेकिन अब WWE ने भी इसको, वैसे ड्रू मैकिंटायर अपना स्क्रू करने वाला गिमिक भी बहुत पहले लेके आ चुके हैं, लेकिन अब इन्होंने इसकी पूरी प्लेलिस्ट ही निकाल दी है, जहां पे शायद फैंस के दिमाग में ये बात डालने की कोशिश करी जा रही है कि देखो अब यही स्टोरी लाइन के साथ हम लोग खेलने वाले हैं, जहां पे ड्रू मैकिंटायर बार बार स्क्रू हुए हैं, और अगर स्टोरी लाइन को WWE अब जाके प्ले कर रही है तो इसका मतलब शायद ये चीज किसी अच्छे दिन, एक अच्छी सुबह में बदल सकती है ड्रू मैकिंटायर के लिए। वो कैसे? सबसे पहले आप ये ट्वीट देखो जहाँ पे ड्रू मैकिंटायर ने कैप्शन लिखा है रीड द रूम, जो कि एक सेइंग होती है जहाँ पे आप चीज़ों को देखने की, ऑब्जर्व करने की, एक्सप्रेशन, फीलिंग समझने की बात करते हो। और शायद WWE यहाँ पे फाइनली वो ड्रू मैकिंटायर वाला ट्रिगर पुल करने को देख सकती है, अगर ये स्टोरी लाइन यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि स्टोरी ही ये है कि बार बार ड्रू मैकिंटायर स्क्रू हो रहे हैं। और इस वाली स्टोरी का देखो हैप्पी एंडिंग तो वही है जब ड्रू मैकिंटायर के पास फाइनली वो चैंपियनशिप आएगी। अगर आप में से बहुत सारे लोग भूल रहे हो तो शायद स्टोरी पता, मतलब भूल रहे हो तो ऑब्वियसली पता नहीं होगी कि ड्रू मैकिंटायर को वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतनी थी, जो कि उन्होंने जीती, लेकिन उस टाइम पर जब कोई भी उनका मैच देखने के लिए नहीं था, क्योंकि वो 2020 का ज़माना था। उसके बाद बंदा फिर रेसलमेनिया में ही वो चैंपियनशिप जीता, लेकिन फिर उसके ऊपर वहां पे कैश इन हो जाता है। तो सबसे तगड़ी चेज तो मैं बोलूंगा भाई ये रोमन रेंज के लेवल से भी मुझे ऊपर की नजर आ रही है, जो कि है किसी की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। तो ये स्टोरी, या फिर ये जो स्टोरी जो है ड्रू मैकिंटायर का स्क्रू वाला जो भी चल रहा है, जब ये WWE इसको एंड करेगी तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा मूवमेंट होने वाला है। और क्या यहाँ से WWE इसको वो शुरू कर रही है, और क्या रेसलमेनिया तक हम जा रहे हैं, या फिर ये उससे पहले कुछ हो रहा है? क्योंकि एक्सपेक्टेड तो देखो ये भी था काफ़ी सारा, ऐसा लग रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि SNME जो चैंपियनशिप है वो चेंज हो जाए और ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बन जाए, क्योंकि WWE ने आजकल ऐसा बना दिया है कि हम सरप्राइज भी दे सकते हैं, तो एकदम से वो झटका वैसा मार सकते थे। बट अगेन कोडी रोड्स के लिए शायद WWE का जो देखना और सोचना है वो अलग है, बट शायद यहाँ से ये स्क्रू वाली स्टोरी लाइन पहुंचा सकती है ड्रू मैकिंटायर को उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरफ। WWE के अगले शो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स की बात करते हैं, और विमेंस और मेंस दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले विमेंस वॉर गेम्स की बात करें भाई, तो इस बार ये स्टार स्टडेड होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि इस मैच में AJ ली, रिया रिप्ली, शार्लेट फ्लेयर, एलेक्सा ब्लिस और ईओ स्काई की टीम होगी, जो कि अगेंस्ट में होगी बेकी लिंच, आस्का, कायरी सेन, नाया जैक्स और NXT से जो भी लैश लेजेंड को लेके आए हैं। तो इसको भाई ये तो आप बोलो कि जितनी भी WWE के पास विमेंस डिवीजन में स्टार पावर है, सभी इस मैच में WWE झोंकने का प्लान कर रही है। और वैसे भी वॉर गेम्स वाली जब थीम के साथ होता है तो इन्हीं दो मैचेस के ऊपर फैंस का जो इंटरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर मेंस वॉर गेम्स मैच की बात करें तो भाई, तो मेल्जर की तरफ से ये बात आई है कि जब WWE ने अपना पहला प्लान बनाया था 5 वर्सेस 5 वाले मैच का, जहां पर ब्रॉक लेसनर भी होंगे, सेथ रॉलिंस भी होंगे, ऑस्टिन थ्योरी भी होंगे, रोमन रेंस और CM पंक वाली पूरी टीम भी होगी, उसके बाद से फर्दर कुछ अपडेट आई ही नहीं है कि सेथ रॉलिंस की इंजरी ने इस वॉर गेम्स मैच को कैसे अफेक्ट किया है। लेकिन मेल्जर ने यह भी बोला कि उनको आइडिया नहीं है कि WWE इस प्लान में कोई चेंज कर भी रही है या फिर नहीं, या फिर ये पहले जैसा ही WWE अभी भी लेके जा रही है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो सेथ रॉलिंस की रिप्लेसमेंट तो आ चुकी है, जो कि है लोगन पॉल। तो अगर प्लान चेंज नहीं है भाई, तो आने वाले जो मंडे नाइट रॉ के एपिसोड है वो बड़े खतरनाक होने वाले हैं। और जो एक बोल सकता है पिछले टाइम से WWE का थोड़ा सूखा सा थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर थोड़ा बरसात हो जाएगी, या फिर बोलो रिमझिम बारिश हो जाएगी। वो कैसे? क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि 3 बड़े सुपरस्टार आपको सेम मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलेंगे। जॉन सीना तो दोनों ही मंडे नाइट रॉ के लिए एडवर्टाइज्ड हैं, और साथ में जो बचे हुए नेम है वो है ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के। अगला जो एपिसोड है भाई देखो, उसमें तो जॉन सीना है, और मेडिसन स्क्वायर गार्डन का जो शो है WWE इसको बहुत बड़ा बनाती है। तो एक्सपेक्टेड है कि अगर वॉर गेम्स मैच ऐसे ही जा रहा है तो फिर आपको मंडे नाइट रॉ में ब्रॉक लेसनर भी दिखेंगे, आपको रोमन रेंस भी दिखेंगे, और आपको जॉन सीना भी दिखने वाले हैं, जो कि फिर सेटअप करेंगे वॉर गेम्स वाले मैच को। और फिर मतलब जो WWE में हम कह रहे हैं भाई वो एक्साइटमेंट नहीं हो रही, शायद वो हम सर्वाइवर सीरीज इस वॉर गेम्स में फिर फील कर सकते हैं। वो भी अगेन WWE अगर इसका जो एंड है वो अच्छे तरीके से निकाले, तो मतलब इसका जो फिनिश है वो उसको अच्छा करे। क्योंकि भाई देखो बड़े बड़े प्लान्स तो दिखाई देते हैं, जैसे हमें ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना का मैच दिखा था एट रेसलपलूजा। और जाते जाते भाई कोडी रोड्स की ड्रॉ करने की पावर क्या है भाई, देखो यहाँ पे आप देखो फोटोज में कितनी लंबी लाइन लगी हुई है सिर्फ कोडी रोड्स से मिलने के लिए। यहाँ पे उनकी बस भी है, और उनके साथ फोटोग्राफ के लिए, उनके साथ मर्चेंडाइज में फोटो जो भी है, जो भी मीट एंड ग्रीट में करते हैं भाई। तो ये एक लेवल तो भाई कोडी रोड्स ने अपना अचीव कर लिया है, और ये अब के टाइम में कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे हम रोमन रेंस के लिए कहते थे, अब वही सेम चीज़ हमें कोडी रोड्स के लिए भी कहनी पड़ेगी। और इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो एक चीज़ आपको भी करनी पड़ेगी, और वो है इस वीडियो को आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे और WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।